दोस्तों, हाल ही में मैंने एक ऐसी फिल्म देखी है जिसने सचमुच मेरी रूह तक हिला दी। ये फिल्म है किष्किंधापुरी, एक तेलुगु हॉरर मूवी जिसे डायरेक्ट किया है कौशिक पिघल्ला पट्टी ने। और यकीन मानिए, ये कोई नॉर्मल हॉरर फिल्म नहीं है। IMDb पर इसे मिले हैं शॉकिंग 8.8 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो आजकल की हॉरर फिल्मों के लिए बेहद बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए रोज लाता रहूंगा। तो चलिए, तो फिल्म की कहानी 1989 में शुरू होती है, जहां हमें किष्किंधापुरी में सुवर्ण माया नामक रेडियो स्टेशन दिखाया जाता है। रेडियो स्टेशन के अंदर एक इंसेक्ट कांच तोड़ के अंदर घुसता है। तभी इन्हें किसी के रोने की आवाज आती है, और ऐसे में 5 लोग आवाज का पीछा करते हुए नीचे एक कमरे में जाते हैं। वहां एकदम से इनके सामने 6th बंदा ऊपर से चूटल हालत में गिरता है। तो यहाँ ढेर सारी असाधारण गतिविधियां होने लग जाती हैं। फिर एकदम से रेडियो ऑन हो जाता है, और रेडियो से एक भूतिया आवाज इन लोगों का स्वागत करती है। तिन इनके नाम बुलाती है सिंह कि इन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है। इसके बाद इस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और कमरे में गैस भरने लगता है। जब दरवाजा खुलता है तो हम इन 6 लोगों को समाप्त पाते हैं। इनफैक्ट जो इंसेक्ट रेडियो स्टेशन के अंदर आया था वही इन लोगों के सर के आर पार ही चला गया था, जिससे ये लोग खत्म हुए थे। ग्रुप से मिलते हैं जो कि लोगों को गोस्ट वॉकिंग टूर देता है, मतलब ऐसा ग्रुप जो कि टूरिस्ट को किसी हॉन्टेड स्पॉट पे लेके जाएगा और वहां की टूर देगा। इस ग्रुप ए प्राइमरली 3 लोग थे, जिनके नाम है मैथिली, राघव और सुमित। अब राघव का एंट्री सीन कुछ ऐसा होता है जहां एक बच्चा गलती से बंदर और उसके बच्चे को छेड़ देता है, जिससे ढेर सारे बंदर मेले में इंसानों पे हमला करने लग जाते हैं। ऐसे में राघव न सिर्फ बंदरों को गड़ने देता है, बल्कि वो एक बंदर के बच्चे को जलने से भी बचाता है। इससे सारे बंदर शांत होकर वापस चले जाते हैं, और मेले में जो पूजा हो रहा था वहां के पुजारी राघव को एक भगवान श्री राम का खरा देते हैं, जिससे राघव को प्रोटेक्शन मिलेगा। इस करा वाली बात को आप याद ना, क्योंकि इसका ही आगे काम होगा, और इसलिए मैंने आपको ये इंट्रो सीन बताया है। खैर, इस सब के बाद सुमित और मैथिली अपने क्लाइंट्स को निर्बंध निलायम नामक जगह पे घोस्ट वॉकिंग टूर देने जाते हैं, जहां राघव भी पहुंच चुका था। इस जगह पे पहले से ही राघव, सुमित और मैथिली सेटअप किए थे, यानी कि टूरिस्ट को जबरदस्ती डराया जा रहा था। अब इन टूरिस्ट के बीच एक विहारी नामक बंदा था, जो यूं तो खुद को घोस्ट हंट बुलाता था, लेकिन वो खुद भूतों से डरता था। इनफैक्ट विहारी बार बार इनके घोस्ट वॉकिंग टूर पे आके इन्हें क्वेश्चन करता था कि ये लोग सब सेटअप करते हैं और टूरिस्ट के साथ फ्रॉड करते हैं। विहारी इन्हें गूगल पे खराब रिव्यूज भी देता था। जो भी हो, ये ग्रुप फिर से एक और टूर ऑर्गेनाइज करने जाता है, और इसमें भी बाकी टूरिस्ट के साथ विहारी आ गया था। विहारी के अलावा यहाँ ताकि खोंडा वीरभद्रा नामक इंसान था, जो कि टूर पे इसलिए आना चाहता था ताकि वो अपने स्वर्गवासी वाइफ से मिल सके, जो कि 1 साल पहले खत्म हुई थी। तो यहाँ एक कपल थे, एक और लड़की थी और 2 मर्द थे, जो कि ट्रेन ड्राइवर्स थे। विहारी यहाँ एक डब्बे से चिट निकालता है, जो कि इनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड करेगा। एक मोक्ष नाम की बच्ची भी जा रही थी, जिसका ख्याल राघव और मैथिली रखते थे। बस फिर क्या था, अगले सीन में हम सभी को वैन से सुवर्ण माया रेडियो स्टेशन पहुंचते देखते हैं। ये वही जगह है दोस्तों, जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग सीन में देखा था। ऑल्दो फिलहाल इस जगह की गेट पे रिलीजियस सील थी, मानो इस जगह को पूजा पाठ करके बंद किया गया है। राघव तुरंत यहाँ रखे त्रिशूल से न सिर्फ सील को तोड़ देता है, इसके रेलवे ट्रैक से कोई बुरी आत्मा एक्टिव हुई है, जो कि इस पे आ चुकी है। एनीवेज, राघव यहाँ सबको अपने मन से बना के भूतिया कहानी सुनाने लगता है कि सुवर्ण और माया 2 ट्विन सिस्टर्स थीं, वगर वगर। तो बातों में ये वहां के रेडियो को ऑन करते हैं, जिससे इनिशियली तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर एकदम से रेडियो ऑन होता है और इस जगह की लाइट्स जलने बुझने लगती है। फिर रेडियो से वही पहले सीन वाले भूतिया औरत की आवाज आती है, जो कि डेट बताती है 9 अगस्त 1989 और दिन वेडनेसडे। फिर ये आवाज यहाँ आए सभी लोगों को वेलकम करती है। दिन कहती है कि रेडियो स्टेशन का अब रीब्रॉडकास्ट शुरू होगा, और इन द एंड ये यहाँ आए लोगों को खत्म करने की बात करती है। ऐसे में सभी बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर इनकी वैन में आग लग चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, इससे सभी डर जाते हैं और किसी तरह इस जगह से निकलते हैं। अब अगली सुबह हम इन्हें पास के ही गैराज पर देखते हैं, जहां इनके जले हुए वैन को उठाया जा रहा था, और एकदम से ये वैन नीचे गिर जाती है। इसके बाद सुमित मैथिली और राघव से डर के कहने लगता है
कि कैसे इन्होंने रेडियो स्टेशन जाके गलती करी है। अब जिस जगह पर ये लोग थे वहाँ एक बंदा इन्हें चाय पिला रहा था और वो सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन का नाम सुन के चौंक जाता है। बंदा क्लियरली कहता है कि जो कोई भी आज तक रेडियो स्टेशन गया है वो जिंदा नहीं बचा। ये बंदा इन सबको टर्मरिक वाटर से नहाने कहता है, दिन अपने कपड़े जलाने कहता है, पंपकिन बांधने कहता है, क्योंकि शायद इन रिचुअल से ये लोग बच सकें ना। उस रात हम उन दो लोगों को देखते हैं जो कि ट्रेन चलाते थे और रेडियो स्टेशन वाली घोस्ट वॉकिंग टूर पे भी आए थे। ट्रेन चलाते वक्त इन्हें बीच रास्ते में रुकने का सिग्नल मिलता है और इसलिए दोनों ट्रेन रुकते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत इंजन की खिड़की पे इनसे कुछ खाने का मांगने आती है। इस औरत को देख दोनों डरते हैं। देन एकदम से इनके रेडियो पे उसी भूतिया औरत की आवाज आती है और ऐसे में दोनों ट्रेन चालक तेजी से ट्रेन को भगाते हैं। यहीं पे सीन कट हो जाता है। अगले दिन हम राघव और मोक्षा को साथ देखते हैं, जहां राघव पाता है कि मोक्षा उस रेडियो स्टेशन से एक पर्स लेके आ गई थी। इनफैक्ट सभी टूरिस्ट रेडियो स्टेशन से छोटी रेडियोज उठाए लाए थे, ऐसा सुवेनियर। तभी राघव को विहारी का कॉल आता है जो कि बताता है कि दोनों ट्रेन चालक रेलवे ट्रैक के पास समाप्त पाए गए। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के राघव तुरंत घटना स्थल पे पहुंचता है जहां दोनों की लाश को इस तरह से रखा गया था। अगेन क्रॉस स्वास्तिक असिंबल बने हैं। पुलिस भी यहाँ आ चुकी थी और राघव को वहाँ की मिट्टी में कुछ अजीब दिखता है जिसे वो इग्नोर करता है। इसके बाद राघव तुरंत रेडियो स्टेशन वापस जाता है जहां उसे एक पुरानी न्यूज़पेपर मिलती है। देन बेसमेंट रूम में उसे कुछ सिलेंडर्स मिलते हैं जिनमें खतरनाक नर्व गैस रहा होगा। ऑल तो फिलहाल की सिलेंडर्स खाली थे। इतना ही नहीं, नीचे वाले कमरे में अजीब सिंबल्स भी बने हुए थे। ऐसा में यहाँ पास्ट में कुछ भयानक हुआ था। वहाँ राघव को एक बहुत पुरानी टॉर्च भी मिलती है जिसे वो उठा लेता है। अब राघव को जो न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिला था वो 1989 का था और ऐसे में राघव लाइब्रेरी के आर्काइव सेक्शन में जाके पुरानी 1989 वाली न्यूज़पेपर ढूंढता है। वहां राघव को न्यूज मिलती है कि कैसे ये रेडियो स्टेशन तबाह होकर बंद हो गया था। इससे राघव अनुमान लगाता है कि जो भी बूढ़ी आत्मा इनके पीछे है वो जरूर उस रेडियो स्टेशन की वॉइस रही होगी और पास्ट में कुछ बुरा हुआ होगा। राघव ये भी बताता है कि यहाँ क्रॉस स्वास्तिक सिंबल का इस्तेमाल बार बार हो रहा है और इसे नहीं, एक रेगुलर स्वास्तिक है जो कि प्योर सिंबल है। बस फिर क्या था, राघव प्लान करता है कि वो पता लगाएगा कि आखिर सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन की वॉइस कौन थी। तो खेला नहीं, उनकी घर के अंदर का वो रेडियो बजने लगता है जिसे ये एज सुवेनियर उठा ले आए। राघव तुरंत पता लगाता है कि वीरभद्रा कहाँ है और फिलहाल वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे था। इस साइट पे ऊपरी माले से आवाज आती है और ऐसे में वीरभद्रा ऊपर जाता है और उसे एक लाल कपड़ा भी लटकता दिखता है। वीरभद्रा इस लाल कपड़े के पास जाता है और ऑलमोस्ट नीचे गिरने से बचता है, पर एकदम से उसे अपनी पत्नी दिखती है जो कि अपने सर पे हैमर मार रही थी और फिर वो चिल्लाते हुए वीरभद्रा को धक्का दे देती है। इससे वीरभद्रा नीचे गिर के समाप्त हो जाता है और सेम टाइम पे राघव भी वहां पहुंचता है जो कि उसे बचा नहीं पाया था। अब इस पॉइंट पर राघव बहुत घबरा जाता है और वो सीधा उस चाय पिलाने वाले लड़के से मिलने जाता है। राघव की मुलाकात उस लड़के की अम्मा से होती है जो कि बताती है कि 35 साल पहले इस गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग उस रेडियो स्टेशन को बनाए थे। रेडियो स्टेशन पे आवाज वेदावती नामक लड़की देती थी, लेकिन फिर एक अनहोनी हुई जिसमें न सिर्फ वेदावती खुद को समाप्त की बल्कि कुछ दिन बाद रेडियो स्टेशन के 6 फाउंडर्स भी खत्म पाए गए थे। तब से ही वो रेडियो स्टेशन हॉन्टेड है, बंद हो चुका है और वहां जो भी जाता है वो किसी न किसी तरह से खत्म हो जाता है। ये पता लगते राघव तुरंत मैथिली और सुमित के पास आके उन्हें ये बताता है। ये लोग उस रात की रिकॉर्डिंग देखते हैं जब इनकी ग्रुप सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन गई थी और तब रेडियो स्टेशन में सबसे पहले वो 2 ट्रेन चालक एंट्री लिए थे, तेन ताकि होंडा वीरभद्रा अंदर गया था और इसी ऑर्डर में देखा जाए तो लोग भी समाप्त हो रहे हैं। अब नेक्स्ट एंट्री लिया था विहारी, लेकिन ध्यान से देखने पर इन्हें पता लगता है कि विहारी से पहले मोक्षा अपना एक पैर अंदर रखी थी। बस फिर क्या था, राघव तुरंत मोक्षा के घर पर जाता है। एक भूतिया हाथ मोक्षा को खींच लेता है। वहीं पैरेलल में राघव यहाँ पहुंच गया था जो कि मोक्षा का कमरा बंद पाता है। राघव किसी तरह स्विंग करते हुए कमरे का दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है जहां मोक्षा लटक के खत्म होने वाली थी, लेकिन राघव उससे बचा लेता है। राघव यहाँ मोक्षा के पास से वो पर्स भी ले लेता है जो कि मोक्षा रेडियो स्टेशन से उठा ले आई थी। इस पॉइंट पर राघव सफी को बुलाता है, रेडियो स्टेशन जाने लगता है। जी हाँ दोस्तों, वो सभी से वो ऑब्जेक्ट्स लेता है जो कि ये लोग रेडियो स्टेशन से उठा लाए थे और फिर वो रेडियो स्टेशन के सामने जाके इन सब चीजों को जला देता है। फिर राघव चिल्ला चिल्ला के आत्मा को कन्फ्रंट करने लगता है, सेइंग कि इन सबको मत मारो क्योंकि रेडियो स्टेशन के अंदर मैं इन्हें लेके आया था, तो इन्हें बख्श दो और मुझे खत्म करो।
घोस्ट भी हाँ के सामने आता है और काइंड ऑफ एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, वो राघव को ही हंट करेगा। खैर, यहाँ से राघव और मैथिली सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां वो पुलिसमैन संपत से 1989 वाली कत्लों की रिपोर्ट्स मांगते हैं। ये सुन के संपत थोड़ा अजीब रिएक्ट करता है। आज अफसे पता हो कि 1989 में एग्जैक्टली क्या हुआ था। जो भी हो, एक पुलिस वाला बताता है कि 1989 में वेदावती नाम की एक औरत किसी आदमी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने आई थी और ये रेडियो स्टेशन में 6 लोगों के समाप्त होने से पहले हुआ था। अब इससे पहले पुलिस वाला आगे कुछ बताता है। यहाँ के ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है, जिससे बिजली चली जाती है। सब बिजली फिक्स करने में लग जाते हैं और इसी बीच वो आदमी का घोस्ट राघव पे हमला करता है। राघव यहाँ उस टॉर्च का इस्तेमाल करता है जो कि उसे रेडियो स्टेशन में मिला था और इस टॉर्च की रोशनी से ये भूत डर के भाग जाता है। इसके बाद राघव, मैथिली और सुमित मिलके वेदावती के पिता के घर जाते हैं। वहां ये लोग वेदावती के माँ से भी मिलते हैं, जो कि वेदावती के गुजर जाने के बाद अब मेंटली स्टेबल नहीं रही। वेदावती के पिता बताते हैं कि 1989 में जब वो खुद से समाप्त हुई थी, तब 4 महीने में उसकी शादी होने वाली थी। राघव तुरंत वेदावती के कमरे में जाता है, जहां उसे एक ग्रुप फोटो दिखती है। ये शायद उस जगह की फोटो होगी जहां वेदावती पढ़ती थी और इस फोटो के कोने में हम एक आदमी को भी देखते हैं। अब दोस्तों, ये वही आदमी है जिसकी भूत इन्हें परेशान कर रही है। बट तो प्रश्न है कि ये आदमी है कौन? वेदावती के पिता को तो उसके बारे में नहीं पता था, लेकिन वो राघव को उस टीचर से मिलने बोलते हैं जो कि इस फोटो में थे। भूषण सर फिलहाल एक म्यूजिक शॉप चलाते थे और भूषण सर को इस लड़के के बारे में सब पता था। भूषण बताते हैं कि ये उनके ही क्लास का एक लड़का था जिसका नाम विश्रव पुत्रा था और वो हिस्ट्री और एपिक में काफी इंटरेस्ट रखता था। वो अपनी माँ के साथ समय बिताता, चेस खेलता और इन जनरल वो माँ के साथ बहुत खुश रहता था। एक दिन विश्रव पुत्रा के पिता उसकी माँ को धक्का दे देते हैं और ऐसे में विश्रव पुत्रा अपने पिता पे ही हाथ उठा देता है। वो कुछ भी सह सकता था और एक दिन गांव में अनाउंसमेंट हो रही थी कि पास में रेडियो स्टेशन ओपन हुआ है, जिसके लिए उन्हें एक आवाज चाहिए थी। भूषण और उसकी माँ उससे कहते हैं कि वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। विश्रव पुत्रा को भी अपनी वॉइस पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था और ऐसे में वो अपनी वॉइस सैंपल भेजता है और रेडियो वालों को उसकी आवाज बहुत पसंद आती है। फाइनली रेडियो पे अनाउंस होता है कि विश्रव पुत्रा ही इस रेडियो स्टेशन का नया होस्ट होने वाला है। वेदावती नाम की एक लड़की थी जिसका फियांसे इस रेडियो स्टेशन का वन ऑफ द ऑनर्स था। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब गांव में पोस्टर्स लगने वाले थे कि कौन इस रेडियो का वॉइस होगा और पोस्टर में समहाउ वेदावती का नाम था और उसकी फोटो थी, यानी समहाउ विश्रव को वेदावती से रिप्लेस कर दिया गया था और इससे विश्रव का दिल बैठ जाता है। गुस्से में वो रेडियो स्टेशन के 6 ओनर्स को कन्फ्रंट करने गया, लेकिन फिर वो कभी वापस देखा ही नहीं। अब ये सब सुन के राघव और मैथिली गेस करते हैं कि जरूर वो 6 ओनर्स मिलके विश्रव को खत्म कर दिए होंगे और इसलिए अब विश्रव की आत्मा सबसे बदला ले रही है। इनफैक्ट विश्रव का भूत फिल्म के स्टार्ट में जिन 6 लोगों को रेडियो स्टेशन मारा था, वो 6 लोग इस जगह के ओनर्स ही थे। खैर, तो ये कहानी जानने के बाद राघव, मैथिली और सुमित फिर से रेडियो स्टेशन जाने लगते हैं और रास्ते में इनकी कार से एक कुत्ता ठोक जाता है। ये लोग तुरंत कुत्ते को चेक करने जाते हैं और कुत्ता जहां पे गिरा था उस जगह पे शमशान थी। इस शमशान में भूषण सर का भी कब्र था। जिया दोस्तों, इसका मतलब कि भूषण सर तो ऑलरेडी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। अब ये लोग अभी किससे बात करके आए? टर्नस आउट ये लोग विश्रव से ही बात करके आए थे। जो भी हो, यहाँ विश्रव का भूत इन पे हमला करता है और इसी भागदौड़ में मैथिली के हाथ से वो टॉर्च गिर के टूट जाता है, जिससे विश्रव का भूत डरता था। ये तीनों कार्ड में भागते हैं, लेकिन इनके कार्ड के रेडियो पे विश्रव की आवाज आती है जो कि इनसे कह रहा था कि ये लोग बच के भाग नहीं सकते। तभी एकदम से एक ट्रक इनकी कार्ड को ठोक देती है और इस एक्सीडेंट में सब कुछ ओंट आती है, लेकिन मैथिली को थोड़ी ज्यादा चोट आती है। नाउ एक्सीडेंट के दौरान राघव को एक फ्लैशबैक भी आता है जहां बचपन में उसका ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ था। राघव अपने पापा के साथ स्कूटर पे जा रहा था जब स्कूटर एक ट्रक से थक जाती है। इस एक्सीडेंट में राघव तो सब्जी वाले के पास जाके गिरा, जिससे उससे चोट नहीं आई, लेकिन राघव के पिता नहीं बचे। इनफैक्ट वहां खड़ा एक आदमी भी चोटिल होके समाप्त हो गया।
खैर, कमिंग टू प्रेजेंट, अगले सीन में हम राघव को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां मैथिली एडमिटेड थी और राघव मैथिली के चोटिल होने से बहुत ज्यादा परेशान था। राघव मैथिली को सांत्वना देता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। इसके बाद राघव को ध्यान आता है कि जो बैक स्टोरी उसे भूषण सर यानी कि भूषण सर के रूप में जो विश्रव था उससे पता चली है। उसमें यह बताया गया कि वेदावती के सिलेक्शन वाली पोस्टर 28 जुलाई 1989 को लगी थी। उसी दिन विश्रव रेडियो स्टेशन गया था और वापस नहीं आया, लेकिन फिर रेडियो स्टेशन के ओनर्स 9 अगस्त को समाप्त हुए थे। इन दो इंसिडेंट्स में तकरीबन 12 दिन का गैप है, यानी इस 12 दिन में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे विश्रव की आत्मा अब इतनी रिवेंजफुल बन चुकी है। अब इसी बीच विश्रव की आत्मा हॉस्पिटल आके मैथिली को पजस कर लेता है और वो मैथिली से कहता है कि जरूर राघव के पास किसी तरह का प्रोटेक्शन है, क्योंकि वो उसके हर अटैक से समहाउ बच जा रहा है। ये प्रोटेक्शन और कुछ नहीं बल्कि राम जी वाला वो कड़ा था दिखते हैं, जिससे उसे याद आता है कि उसे रेडियो स्टेशन में भी कुछ टॉक्सिक गैस सिलेंडर्स मिले थे। राघव तुरंत पता लगाता है कि इस एरिया में इस टॉक्सिक नर्व गैस सिलेंडर्स की डिलीवरी कौन करता है, और तब वो उस फैक्ट्री में जाता है। ये फैक्ट्री सुरिंदर नामक इंसान का था और राघव उसे खोजने लगता है, क्योंकि जरूर सुरिंदर को आइडिया होगा कि आखिर रेडियो स्टेशन में टॉक्सिक गैस सिलेंडर्स क्यों मंगवाए गए थे ड्यूरिंग 1989। यहां सुरिंदर के वर्कर्स राघव पे हमला कर देते हैं, लेकिन राघव सबको कूट देता है, तो वो सुरिंदर को पकड़ लेता है और इस जगह पर गैस लीक कर देता है। मतलब अगर सुरिंदर सच नहीं बताएगा तो ये दोनों यहां समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में सुरिंदर के पास कोई और उपाय नहीं बचता एक्सेप्ट कि वो राघव को सब सच बता दे। तो हां, अब सुरिंदर बताएगा कि 1989 के दौरान एक्चुअली में क्या हुआ था। तो सुरिंदर का भाई वाली अपने 5 दोस्तों के साथ रेडियो स्टेशन खोला था। न सच्चाई ये थे कि विश्रव कभी भी रेडियो के वॉइस के लिए सेलेक्ट हुआ ही नहीं था, वहीं असल में वेदावती ही सेलेक्ट हुई थी और उसकी ही पोस्टर भी लगी। लेकिन इस बात से विश्रव इतना गुस्सा हुआ कि वो एक दिन रेडियो स्टेशन गया और वहां वेदावती पे हमला कर दिया। ऐसा वैसा हमला नहीं, राधर वो वेदावती के वस्त्र निकाल दिया, फिर वो उसकी साड़ी पहन के रेडियो स्टेशन के अंदर गया और 6 फाउंडर्स से लड़ने लगा। 6 लोग विश्रव को पीटे और बंदी बना लिए। वहीं वेदावती नग्न हो चुकी थी और वो गांव में भागी, जिससे सब उसे देखें और उसकी काफी बदनामी हुई। इसी बदनामी के कारण वेदावती गलत कदम उठाई थी और इस गुस्से में वाली जो कि वेदावती से शादी करने वाला था, वो विश्रव को रेडियो स्टेशन के नीचे वाले कमरे में बंद करके रखा। धन वो सुरिंदर से टॉक्सिक गैस लेके आया और धीरे धीरे इस कमरे में गैस छोड़ने लगा ताकि विश्रव तरप तरप के खत्म हो। वो विश्रव के आंख में टॉर्च मारता था और ये वही टॉर्च है दोस्तों जिससे विश्रव डरता भी है। ऐसे ही गैस की डोजेस बढ़ाते बढ़ाते एक दिन विश्रव समाप्त हो गया और उस दिन विश्रव की लाश को किष्किंधापुरी रेलवे स्टेशन के नजदीक दफना दिए और समाप्त होते विश्रव भूत बन के आया और इन 6 फाउंडर्स को निपटा दिया। यानी कि दोस्तों विश्रव के साथ भले गलत हुआ था, लेकिन विश्रव खुद भी ईविल था, जहां वो वेदावती की जिंदगी बर्बाद कर दिया था बिना किसी रीजन के। और खत्म होने के बाद तो वो कईयों की जान ले रहा है। दरअसल विश्रव की मां तो उसे जन्म देते ही खत्म हो गई थी। जी हां दोस्तों, विश्रव को बस उसके पिता पालते थे, जो कि उसे उतना पसंद नहीं करते थे। विश्रव हमेशा अकेला रहता था और नॉन लिविंग थिंग से बातें करता था। एक दिन उसे घर के संदूक में एक मिरर मिलता है और वो इस मिरर से बातें करने लगा। उसे ऐसा लगा कि मिरर में उसकी मां उससे बात कर रही है और उसे अपने पास बुला रही है, प्यार दे रही है। तब से विश्रव हमेशा उस मिरर के साथ ऐसे रहता मानो ये मिरर नहीं बल्कि उसकी मां है। मिरर के साथ चेस खेलना, घूमना, खाना खाना और अलताए, ये सब विश्रव के पिता देख रहे थे और गुस्से में एक दिन वो उसके मिरर को फेंके थे। जी हां, ये वही सीन है जो कि हमें पहले ऐसा दिखाया गया था, मानो वो विश्रव की मां को धक्का दिए थे, लेकिन एक्चुअल में वो उसके मिरर को फेंके थे। वो अलग बात है कि विश्रव को ये लगा कि यहां उसकी मां पे हाथ उठाया गया है, क्योंकि उसके लिए ये मिरर ही उसकी मां थी। और ऐसा में विश्रव अपने पिता पे हाथ उठाया था। सिर्फ हाथ नहीं उठाया बल्कि उन्हें समाप्त ही कर दिया था। इसी घटना के बाद विश्रव को भूषण सर के स्कूल में उसके अंकल छोड़ के आ गया है। इन शॉर्ट, विश्रव मेंटली स्टेबल कभी से नहीं था और इसी वजह से वो ऐसी हरकतें किया। सुरेंद्र ये भी बताता है कि आखिरी बार उसे अगस्त्या आश्रम के पुजारी कैद किए थे और वही लोग वापस से विश्रव को कैद कर सकते हैं। तो फिर क्या था, राघव और सुरेंद्र तुरंत अगस्त्या आश्रम जाते हैं और वहां के में पुजारी से मिलते हैं। पुजारी जी बताते हैं कि जिन्होंने पहले विश्रव को कैद किया था उनका नाम शर्मा जी था और वो अब इस दुनिया में नहीं है।
पुजारी जी राघव के हाथ में रुद्राक्ष रख के सारी कहानी समझ जाते हैं और वो राघव की मदद करने की ठान लेते हैं। पुजारी जी बताते हैं कि विश्रव भले खत्म हो गया था, लेकिन उसकी मिरर अब भी इस दुनिया में है, जिससे वो काफी अटैच्ड है। शर्मा जी यानी जो पुराने पुजारी थे, वो रेडियो स्टेशन को ही सील कर दिए थे, जिससे विश्रव की आत्मा अंदर जाके मिरर हासिल नहीं कर सकती थी। अब जिस दिन राघव और उसकी घोस्ट वॉकिंग टीम सील को तूर के रेडियो स्टेशन के अंदर गई, उस दिन इन्हें ये मिरर देखा भी था। जी हां दोस्तों, मैथिली को मिरर देखा था, जिसपे एक कीड़ा देखकर वो मिरर को फेंकी और सभी लोग मिलके मिरर को तोड़ दिए। न विश्रव के लिए मिरर नहीं, बल्कि उसकी मां जैसी थी और इससे विश्रव गुस्सा हो गया। इसलिए वो इन सबको चुन चुन के खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसके हिसाब से इन लोगों ने उसकी मां को खत्म कर दिया। पुजारी जी बताते हैं कि आप विश्रव को सिर्फ त्रैविद्या से खत्म किया जा सकता है। त्रैविद्या बोले तो इंसान की 3 एनर्जीज होती है, विचार, डिजायर, स्पिरिट, एक्शन। इन तीनों को जोड़ के ही आत्मा बनती है और फिलहाल विश्रव की ये तीनों एनर्जीज अलग है। तो अगर विश्रव की इन तीनों एनर्जीज को एक कर दिया जाए तो फिर उसे इस दुनिया से मुक्त किया जा सकता है या कैद किया जा सकता है। अब इन तीनों एनर्जीज को एक कैसे किया जाए? विश्रव की हर एक एनर्जी किसी चीज से जुड़ी होगी और उन चीजों को ढूंढना होगा। ये काम कल सुबह 5:14 से पहले करना होगा, क्योंकि उस टाइम के बाद उत्तरायण खत्म होके दक्षिणायन शुरू हो जाएगा और दक्षिणायन शुरू होते ही विश्रव की पावर्स बढ़ जाएगी और फिर से रोका नहीं जा सकता। बस फिर क्या था, राघव पहले तो मैथिली को रेडियो स्टेशन लाता है, जहां पुजारी अपने सहयोगियों के साथ मैथिली को बंद के पानी में कैद करते हैं। जी हां, मैथिली अभी तक पजेस्ट हैं विश्रव से। दिन राघव ऑब्जेक्ट्स ढूंढने जाता है, ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स जो कि विश्रव के डिजायर, स्पिरिट और एक्शन को सिंबलाइज करते हैं। ये लोग कई जगह ढूंढते हैं, लाइक रेडियो स्टेशन, रेलवे ट्रैक। दिन विश्रव का जो ओरिजिनल पुराना घर था वहां, और घर पे इन्हें वो चेस सेट मिलता है जिसपे विश्रव बचपन में खेलता था। देखा जाए तो विश्रव इसी के साथ अपना बचपन बिताता था, यानी ये उसके स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। दिन रेडियो स्टेशन के टावर के ऊपर जो रेडियो थी वो उसके डिजायर को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि विश्रव का मन था कि वो रेडियो जॉकी बने। राघव इन दोनों चीजों को कलेक्ट करता है और इस सब के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आती है। लाइक घर के बाहर विश्रव एक भ्रम पैदा करता है, जैसे कोई जल रहा हो, लेकिन राघव इसे इग्नोर करता है। दिन टावर से रेडियो लेते वक्त टावर ही गिर जाता है, जिसमें सुरिंदर और सुमित चोटल भी होते हैं, लेकिन राघव हार नहीं मानता और किसी तरह रेडियो हासिल कर लेता है। स्टिल इन्हें तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं मिला था जो कि विश्रव के एक्शन को रिप्रेजेंट करें। राघव 2 ही ऑब्जेक्ट लेके रेडियो स्टेशन जाता है, जहां मैथिली पजस्ट हालत में थी और वो अब पानी वाले कैद से आजाद होके सब पे हमला कर देती है। कोई भी पजस्ट मैथिली को रोक नहीं पाता। इनफैक्ट में पुजारी जी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद मैथिली राघव पे हमला करती है, लेकिन राघव की राम जी वाली कड़ा उसकी रक्षा करती है। राघव तुरंत मैथिली को पकड़ता है और ये कड़ा उसके हाथ में डाल देता है। इससे मैथिली तो कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन ये विश्रव की आत्मा राघव को ही पजस्ट कर लेती है। ऐसे में हमें राघव का कॉन्साइंस दिखाया जाता है, जहां राघव की रियल स्पिरिट और पजस्ट स्पिरिट में लड़ाई होती है। पजस्ट स्पिरिट का रूप भी भले राघव जैसा था, लेकिन उसके अंदर थी विश्रव की आत्मा। और पजस्ट स्पिरिट ये बोल के राघव के ओरिजिनल स्पिरिट को गिल्टी फील करवाती है कि उसके पिता की मौत उसके कारण ही हुई। कैसे? जब स्कूटर पिन का एक्सीडेंट हुआ था, तब बच्चा राघव जिद किया था कि वो एक्सेलरेटर घुमाएगा। ऐसे में राघव के पापा उसे हैंडल संभालने दे दिए। वो एक्सेलरेटर घुमाने लगा और इसी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ था। राघव इसके लिए गिल्टी फील करता है और विश्रव कहता है कि वो दोनों एक ही जैसे हैं, क्योंकि दोनों ने अपने पिता को खत्म किया। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि राघव का केस एक एक्सीडेंट था, मतलब अनजाने में हुआ था। वहीं विश्रव तो अपनी हाथों से ही अपने पिता को समाप्त किया था। विश्रव की राघव रूपी आत्मा खुद को अहम मृत्यु कह रही थी, और ऐसे में जो रियल राघव था, मतलब हमारे वर्ल्ड में, वो अपने ही शरीर को हर्ट कर रहा था। लेकिन एक पॉइंट पर राघव की आत्मा थोड़ी कंट्रोल में आती और राघव इविल स्पिरिट पे हमला करके उसके गर्दन की एक ताबीज निकाल लेता है, जिससे स्पिरिट गायब होती है। अब यहां आता है एक और ट्विस्ट, जिससे हमें पहले चलता है कि विश्रव की मां के पेट में जब विश्रव था, तब वो यही ताबीज हमेशा पहनी रहती थी। अब वो तो विश्रव को जन्म देते ही खत्म हो गई थी, और तब से विश्रव ये ताबीज पहनता था, और यही ताबीज कनेक्टेड है उसके एक्शन से। यह जानते ही राघव थोड़ी होश में आके इस ताबीज के बारे में मैथिली को बताता है।
मैथिली फौरन नीचे उस गैस वाले कमरे में जाती है जहां उसे ताबीज मिल भी जाती है। यानी कि दोस्तों अब इनके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए थे और ऐसे में पुजारी जी तीनों ऑब्जेक्ट्स को आग में डाल के रिचुअल करते हैं। इससे राघव जो कि वापस पसेस्ड हो गया था वो कैद हो जाता है। फिर ये लोग राघव के शरीर से विश्रव की आत्मा को निकालते हैं और एक कलश जैसे डिवाइस से कुछ तो शाइनी ऑब्जेक्ट निकलता है पत्थर जैसा। उसके अंदर ये लोग विश्रव की आत्मा को कैद करके कलश को क्लूज करते हैं। तो ये सराघव बच गया था। इनफैक्ट मैथिली भी ओके थी और अब किसी पर खतरा नहीं था क्योंकि विश्रव की आत्मा फाइनली कैद हो चुकी थी। इसके बाद कहानी कुछ समय बाद की आती है जहां राघव और मैथिली एक ट्रिप पे आए हैं तो रिलैक्स देमसेल्व्स। मतलब इतना कुछ लाइफ में हुआ है तो थोड़ी रिलैक्सेशन चाहिए। लेकिन राघव अभी परेशान है। क्यों? क्योंकि राघव का मानना है कि विश्रव खुद इतना ईविल नहीं हो सकता, जरूर कुछ इसे इन्फ्लुएंस कर रही थी। इस पॉइंट पे आता है एक और ट्विस्ट। हमें दिखाया जाता है कि जब किड विश्रव मिरर में अपनी मां को देख रहा होता था तो वाकई में उसकी मां की स्पिरिट उसके पीछे खड़ी होती थी जो कि ईविल दिख रही थी। जी हां दोस्तों, इसी पॉइंट पे मूवी खत्म हो जाती है विद फाइनल ट्विस्ट। तो दोस्तों ये थी किष्किंधा पूरी फिल्म की कहानी जो की है तो काफी सिंपल, लेकिन कहानी की प्रेजेंटेशन ऐसी है कि यहां सेकंड हाफ में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आती रहती है। सबसे पहले अगर हम विश्रव की बैक स्टोरी देखें तो क्लियरली हम समझ पाते हैं कि उसका कैरेक्टर एक ट्रेजेडी था। उसका जन्म ही एक ऐसी रात को हुआ था जब चांद का ग्रहण लगा था और शुरू से ही उसका शरीर नॉर्मल नहीं था। उसके पिता उसे रिजेक्ट करते थे और एक ऐसा बच्चा जिसका कोई दोस्त नहीं, उसके लिए मां ही उसकी सब कुछ थी। लेकिन ट्विस्ट यह था कि उसकी मां तो उसे जन्म देते वक्त ही गुजर गई थी और विश्रव एक मिरर में अपनी मां को देखने लगा था, उनसे बातें करने लगा था। अब सोचिए एक छोटे बच्चे के लिए मां की यादों को पकड़ने का एक ही रास्ता बचा हो और वो भी एक मिरर के जरिए। यहीं से उसका ऑब्सेशन शुरू हुआ जहां मिरर उसके लिए एक टॉय नहीं बल्कि एक लिविंग मां बन गई। लेकिन जो चीज उसके लिए कंफर्ट थी वही बाद में कर्स बन गई। उस मिरर के पीछे क्या उसकी सिर्फ इमेजिनेशन थी